कॉमन रूट कंडीशन में जैसे ऐसे लिखा है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। एक तो हमने कॉमन रूट कंडीशन बताया, उसमें हमने क्या बोला कि पहले कॉर्नर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस c1 b2। ये कंडीशन है विच यू आर सपोज टू मेमोराइज। इसको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन मतलब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1, फाइंड लैम्डा if the equations x square plus lambda plus 2x plus 2a is equals to 0 या 2 lambda is equals to 0 and x square plus lambda plus 1x plus 4 lambda is equals to 0 has a common root। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन कॉमन रूट है तो देखो इक्वेशन में ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2x प्लस 2 लैम्डा। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1x प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो सीधा सीधा हमने CRC अप्लाई किया, कॉमन रूट कंडीशन। तो c1 a2 माइनस c2 a1 मतलब 1 इंटू 4 लैम्डा। स्क्वायर के अंदर तो कैसे भी लिख लो, पहले 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा लिख लो, भले ही 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस इज लैम्डा प्लस 1 माइनस दिस इंटू दिस इज लैम्डा प्लस 2। ये पहला ब्रैकेट हो गया, इंटू दूसरा ब्रैकेट 4 लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1। ये हो गया। तो इधर से 2 लैम्डा बचा, उसका स्क्वायर कितना हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से माइनस 1 बचेगा। इस 4 लैम्डा और 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2 बचेगा। तो दिस विल बी 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस 1, तो विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। तो ये हो गया, यहाँ से अंदर कितना बचेगा लैम्डा प्लस 3। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो एक तो आ जाएगा ऑफ कोर्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। दूसरा अगर लैम्डा 0 नहीं है तो कैंसिल कर दिया, तो इधर बचेगा 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेंगे तो ये 3 लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड लैम्डा इफ इक्वेशन हैज़ ए कॉमन रूट। तो वो लैम्डा की वैल्यू, तो फाइनल आंसर कितना हो गया लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 और 0। ऐसे 2 वैल्यूज आ गए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन 2, फाइंड A if set S has exactly 3 elements. Set S has exactly 3 elements where S is
set of all real solutions of the equation where S is the set of all real solutions of the equation x square plus lambda x plus 4 lambda is equals to 0 and x square plus lambda plus 1x plus lambda is equals to 0. मतलब या तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होने चाहिए या इस इक्वेशन के सोल्यूशन एंड नहीं आएगा और आएगा. तो चलो भाई अब सोल्यूशन लिखते हैं. सोल्यूशन में क्या हो गया कि अगर ये ऐसे दो इक्वेशंस आ गए और इनके सॉल्यूशंस की बात चल रही है तो मतलब इनके टोटल सॉल्यूशन इसने क्या बोला कि 3 होने चाहिए एग्जैक्टली एज 3 एलिमेंट्स. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी ये है कि या तो पहला इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन आएगा, 2 सॉल्यूशन यहाँ से आ जाए. अच्छा, इसने रियल सॉल्यूशंस बोला है तो दैट वुड मीन कि अगर इसके दोनों रूट इक्वल हो जाएं और तो इसके 2 रूट्स फिर रियल भी होने चाहिए एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तभी 2 रियल वैल्यू इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, टोटल 3 वैल्यूज़ होगा. ये ठीक है, या वाइस वर्सा. सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसके रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएं, सेकंड वाले इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल हो जाएं, पहले वाले के रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए. तीसरा केस क्या बनेगा कि दोनों के बीच में एक रूट कॉमन हो जाए. तो देयर विल बी टोटल 3 केसेस. ये ठीक है, देयर विल बी टोटल 3 पॉसिबिलिटीज. ये ठीक है. केस 1, फर्स्ट equation has repeated roots and second equation has real and equal roots. Or case 2, second equation has repeated and first equation has real and equal roots. केस 2 ये हो जाएगा. और केस 3 क्या हो जाएगा? both equations have one root in common. ठीक है, दोनों इक्वेशंस के पास अगर एक रूट कॉमन आ जाए तो भी चल जाएगा. ठीक है, अब एक एक केस को सॉल्व करना चालू करते हैं. तो सॉल्यूशन केस 1 मतलब D1 इक्वल्स टू 0 एंड D2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी नहीं आएगा. कितना आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा. हाँ, तो पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 4AC.
तो 16 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो और d2 कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से तो देखो ऐसे दिख रहा है कि ये लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो उसका मतलब क्या है कि सेकेंड वाली जो इक्वेशन है उसके रूट तो हमेशा रियल ही होंगे, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा ही क्या आ रहा है, हाँ, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 0 एंड 16, और लैम्डा की वैल्यू 0 और 16 यहाँ पे रखेंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू चलेगा। तो केस 1 से तो 2 आंसर ये हो गए। ठीक है, फिर अब हम सॉल्व करते हैं केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, d1 पॉजिटिव होना चाहिए एंड d2 0 होना चाहिए। तो d2 0 होने का मतलब है कि लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1। d1 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए यू कैन सी कि ये तो 1 हो जाएगा बट ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो उसका मतलब क्या है कि केस 2 का सोल्यूशन कितना है, नो लैम्डा एग्जिस्ट। ये बेसिकली हमारा सोल्यूशन 1 हो गया फर्स्ट केस का, ये हमारा सोल्यूशन 2 हो गया ये। ठीक है, विच इज़ नो लैम्डा एग्जिस्ट। केस 3 क्या है कि जब दोनों के बीच में एक रूट कॉमन आ जाए तो वो आ जाएगा CRC। ठीक है, कॉमन रूट कंडीशन। तो इक्वेशंस क्या क्या थी, 1 लैम्डा 4 लैम्डा, एक तो ये है इज इक्वल टू 0, और एक है लैम्डा प्लस 1x प्लस लैम्डा। इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से CRC लगाया तो आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा टाइम्स लैम्डा प्लस 1। हाँ, तो ये हो गया 4 में से 1 गया, 3 लैम्डा 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो हो गया 1। यहाँ से फिर वही लैम्डा कॉमन, और अंदर कितना बचेगा, लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा माइनस 4। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू आइदर 0 और 9 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा माइनस 4, और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/3। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 होने पे बेसिकली दिक्कत क्या हो जाएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 होने पे फर्स्ट इक्वेशन जो है, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो इसके d बराबर 0 का भी सोल्यूशन है यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें अभी दिक्कत क्या होगा कि लैम्डा बराबर 0 रखने पे क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट रिपीटेड आ जाएंगे 0 0, और सेकेंड इक्वेशन का भी एक रूट 0 हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे बेसिकली इक्वेशन क्या रहा है, पहले इक्वेशन के तो आ गया 0 0 और दूसरे इक्वेशन से आ गया 0 एंड -1, तो टोटल मिला के 3 रूट तो आए ही नहीं। उसने तो बोला 3 रूट आने चाहिए, तो 3 रूट तो आए नहीं, केवल 2 ही रूट आए, तो इसलिए 0 यहाँ पे कट हो गया। अच्छा, 0 यहाँ पे कट हो गया तो यहाँ पे भी 0 कट हो गया। ये ठीक है, एज फॉर
लैम्डा इज इक्वल टू 0, ओनली 2 रूट्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब जो 4 रूट आएंगे दोनों इक्वेशंस के मिला के, उसमें से केवल 2 ही रूट डिस्टिंक्ट आएंगे, 3 नहीं आएंगे। ठीक है, और लैम्डा इज इक्वल टू -3 चल जाएगा। अब लैम्डा इज इक्वल टू -1/3 पे क्या होगा, दोनों इक्वेशंस के बीच में एक कॉमन रूट होगा, बाकी 2 रूट अलग अलग होंगे। ठीक है, तो फिर हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया लैम्डा इज इक्वल टू -1/3 एंड 16। ठीक है, ये हमारा बेसिकली S3 हो गया। तो जो 3 केसेस बनाए थे उसमें सोल्यूशन 1 में केवल 16 बचा, सोल्यूशन 2 में कुछ आया ही नहीं, एंड सोल्यूशन 3 से -1/3 आया। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉमन रूट कंडीशन का ऑल्टरनेट मेथड। ठीक है, इसमें क्या है कि लेट a1x² + b1x + c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x² + b2x + c2 इज इक्वल्स टू 0 have a common root alpha, then alpha दोनों को सेटिस्फाई करेगा एंड a2α² + b2α + c2 बराबर 0। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अच्छा सब्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं किया, अल्फ़ा इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड। अब इन दोनों से हमने क्या किया, α² वाले टर्म को एलिमिनेट किया, उससे छुटकारा पाया। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया, पहली इक्वेशन को मतलब इन कोफिशिएंट को उल्टा मल्टीप्लाई कर लिया, a2 यहाँ कर लिया, a1 यहाँ कर लिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, α² का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, a2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन माइनस a1 इंटू सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज a1 a2 ये कैंसिल हो गया, तो ये ऐसे आ जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2 टाइम्स अल्फ़ा। ठीक है, प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, c1 a2 माइनस c2 a1, माइनस के साथ आएगा उसके नीचे ये a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ गया। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस में कोई कॉमन रूट है तो दैट कॉमन रूट इज गिवन बाय दिस। ये ठीक है, इससे उस कॉमन रूट को निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस के बीच में कुछ कॉमन रूट है तो वो कॉमन रूट ये आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन रूट निकालने के लिए अगर मेरे को पता है तो ये तो बहुत इजी मेथड हो गया कि अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और मेरे को ये पता है कि इन दोनों के बीच में कॉमन रूट है, तो वो कॉमन रूट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों के मतलब x, देखो यहाँ पे सारा कैलकुलेशन हमने x के अल्फ़ा रखा, फिर अल्फ़ा ये निकाल लिया। अगर हम x के अल्फ़ा ना लिखते, ऐसे लिखा नहीं देते, तो x के टर्म्स में भी कैलकुलेशन कर सकते थे। तो अगर कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो ये बहुत आसान तरीका क्या हो गया कि हम दोनों इक्वेशंस में x² से एलिमिनेट कर दें, x² को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, फिर जो x आए वही कॉमन रूट हो जाएगा। ठीक है, बट अब तुम थोड़ा सा अगर हम दिमाग पे जोर डालेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसे तो हम किसी भी 2 क्वाड्रेटिक के बीच में कर सकते हैं। कोई भी हमें 2 क्वाड्रेटिक दे दो, x² तो हम हमेशा उड़ा सकते हैं। बट ऐसा थोड़ा कि दुनिया में हम कोई भी 2 क्वाड्रेटिक लें एंड दे विल ऑलवेज हैव 1 कॉमन रूट, ऐसा थोड़ा होगा। तो उसका मतलब क्या है कि इफ़ द इक्वेशन हैज़ कॉमन रूट, द कॉमन रूट इज गिवन बाय दिस। अगर इक्वेशन के बीच में कॉमन रूट है या नहीं है ये पता लगाना है
तो इस अल्फ़ा को उठा के हमने वेरीफाई कर लिया किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में रख दिया। तो ये कॉमन रूट कंडीशन नहीं है, ये तो अल्फ़ा की वैल्यू बता रहा है। फॉर कॉमन रूट कंडीशन हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस इन 1 और इन 2, किसी भी एक जगह रखने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने पहले वाले में रख दिया तो a1 अल्फ़ा स्क्वायर c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 टाइम्स फिर यही आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस c1, ये जीरो होना चाहिए। तो अगर ये जीरो हो गया तो फिर हमारा काम हो गया। तो जो हमने पहले कॉमन रूट कंडीशन बोला था, देखो याद उसको भी रखना है ये, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी हैंडी इन मैनी प्रॉब्लम, दैट विल गिव यू डायरेक्टली आंसर, ठीक है। बट ये वाला मेथड भी बहुत ईजी है कि हम पहले घटा दें, ठीक है। पहले घटा दिया, जो अल्फ़ा है उसको उठा के वापस रख दिया, तो इसमें ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगेन we will memorize that condition as well. तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन तो उसी टाइप का कर लेते हैं पुराना, कि मान लिया हमने बोला कि फाइंड लैम्डा एंड द रिपीटेड रूट, सॉरी फाइंड लैम्डा ऐसे लिखते हैं, इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1x प्लस लैम्डा 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा x प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 हैज़ ए common root and also find that common root, ठीक है। सॉल्यूशन कॉमन रूट निकालने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट एक्स स्क्वायर को उड़ा दिया, तो यहाँ तो सीधा सीधा घटाने से ही उड़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा प्लस 1x में से लैम्डा x घटाएंगे तो केवल x बचेगा, और 2 लैम्डा में से 6 लैम्डा घटाएंगे तो -4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर कॉमन रूट है तो वो क्या होगा, 4 लैम्डा, ये ठीक है। फॉर कॉमन रूट कंडीशन निकालने के लिए, मतलब कॉमन रूट है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, ये वाला वैल्यू किसी भी इक्वेशन रख दिया, मान लिया फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दिया, substitute it in any of the two equations। तो पहले वाले में रख दिया तो ये कितना आ जाएगा, 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो देखो पूरे में से एक दो तो कैंसिल हो ही रहा है, एक पूरे में से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा कॉमन लेके यहाँ कितना बचा, 8 लैम्डा, लैम्डा कॉमन लेके यहाँ कितना बचा, 2 लैम्डा, तो वो हो गया 10 लैम्डा, प्लस यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 1, तो कितना बचा टोटल 3 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस विल गिव यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 और लैम्डा इज इक्वल्स टू -3/10, ठीक है। अब उसने बोला कि कॉमन रूट भी बताओ। बेसिकली एक इसमें देखो माइन्यूट सी चीज़ क्या है, अगर लैम्डा 0 होगा, ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो कितना हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो उसका मतलब है कि एक्स बराबर 0 एक कॉमन रूट आ जाएगा अगर लैम्डा 0 है। एंड फिर एक दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर लैम्डा का वैल्यू -3/10 है तो भी इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट आ जाएगा, ठीक है।
मतलब कहने का मतलब ये है, ये इसलिए पॉइंट आउट किया गया है कि कुछ बच्चे इसको ऐसे सोचेंगे कि लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई तो 2 कॉमन रूट आ गए। कॉमन रूट तो एक ही आएगा, बट दे आर 2 डिफरेंट सिनेरियो कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाए तब भी दोनों इक्वेशंस के बीच में एक कॉमन रूट है, और -3/10 हो जाए तो भी दोनों के बीच में एक कॉमन रूट है। तो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 देन कॉमन रूट इज इक्वल टू, कॉमन रूट तो यही है ना 4 लैम्डा, तो अगर मेरे को लैम्डा की वैल्यू पता है तो कॉमन रूट की वैल्यू यहाँ से पता लग जाएगी। 4 लैम्डा में लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखा तो आंसर 0 आ गया। इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू -3/10 तब जो दोनों इक्वेशन आएंगी उनके बीच में जो कॉमन रूट आएगा दैट विल बी -3/10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -6/5। ये मतलब हमारा नेट आंसर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2 which is pretty famous is like, let 3 equations x square plus ax plus 10 is equals to 0, x square plus bx plus 15 is equals to 0, and x square plus a plus bx plus 50 is equals to 0 have a negative common root, then find a comma b। ठीक है, सॉल्यूशन। अगर देखो इन तीनों इक्वेशंस के बीच में एक कॉमन रूट है तो एक तो देखो ऑफ कोर्स हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने जो इक्वेशन है उसको अल्फ़ा मान, जो कॉमन रूट है उसको अल्फ़ा मान लिया, तीनों से सेटिस्फाई करा दिया एंड सो ऑन। या हम लोगों ने एक्स में लिखा नहीं दिया। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन करें, ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, ये तीनों इक्वेशन का एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम कॉमन रूट मान लिया, तीनों के बीच में अल्फ़ा है, तो अगर मैं इसमें ये भी एक इक्वेशन लिखा है 1 + 2 - 3, इसमें अगर हम अल्फ़ा रखें तो बिकॉज वो फर्स्ट इक्वेशन का रूट है इसलिए ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन का रूट है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन का रूट है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा भी 0 हो जाएगा मिला के। तो अगर अल्फ़ा मिला के अल्फ़ा रखने पे पूरा 0 हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि इसका कॉमन रूट अल्फ़ा है। उसका मतलब है कि जो भी इन तीनों के बीच में कॉमन है वो इस इक्वेशन में भी आ जाएगा। अब 1 + 2 - 3 हमने कैसे सोचा, ऑफ कोर्स ए और बी अननोन है, तो देखो यहाँ x² और कांस्टेंट टर्म तो नोन क्वांटिटीज़ हैं, नोन कोफिशिएंट्स हैं, अननोन x में आ रहा है तो हमने x से छुटकारा पाना चाहा, मतलब a और b से छुटकारा पाना चाहा, इसलिए ऐसे किया है। ऐसे करने से a और b चला जाएगा। तो अब आ क्या जाएगा, 1x², 2x² और -x² विल गिव यू अगेन 1x²। फिर यहाँ से 10 + 15 25 -50 विल गिव यू 25 = 0। ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन के रूट तो क्या हो गया, -5 और 5। और जैसा हमने बोला था कि अगर इन तीनों के बीच में फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के बीच में एक कॉमन रूट अल्फ़ा है तो वो इस इक्वेशन का भी रूट हो जाएगा, पक्की बात है। तो उसका मतलब क्या है, इसके रूट तो -5 और 5 है, उसका मतलब क्या है कि जो कॉमन रूट होगा वो 5 होगा या -5 होगा। ठीक है, नाउ इट विल हेल्प
कि उसने क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल दिया कि हैव ए नेगेटिव कॉमन रूट। तो नेगेटिव क्यों स्पेसिफाई किया, ताकि हम पहचान पाएँ कि -5 कॉमन रूट है, 5 नहीं है। सही है, कॉमन रूट इनमें से एक होना ही था, तो -5 होगा। ठीक है, अब देखो हम इक्वेशंस के पास जा सकते हैं। x² प्लस ax प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये ठीक है। फिर x² प्लस bx प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तीसरा आ जाएगा x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों के बीच में कॉमन रूट है, और वो कॉमन रूट क्या है, -5 -5 -5, ये तो है ही। देन वी कैन गो फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a कितना हो जाएगा, a की वैल्यू तो 1 है, तो c/a कितना हो जाएगा 10। तो अगर एक रूट -5 है तो दूसरा रूट विल बी -2, देन ओनली प्रोडक्ट विल बी 10, देन ओनली दिस विल मैच। सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा -7, तो a जो है दैट विल बी बेसिकली माइनस सम ऑफ रूट। -b/a होता है, तो b की जगह यहाँ a लिख रखा है, a की जगह 1 लिख रखा है। a विल बी माइनस सम ऑफ रूट्स, इसलिए माइनस ऑफ -7 विल बी 7, तो a 7 हो जाएगा। फिर सेम लॉजिक से b में अगर एक रूट -5 है एंड प्रोडक्ट 15 है, तो दूसरा रूट हैज़ टू बी -3 एंड दिस विल गिव यू b इज इक्वल्स टू माइनस सम ऑफ रूट्स, तो वो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, -10 हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से भी बता सकते हैं 15 आनी चाहिए, यहाँ से भी जोड़ के बता सकते हो कि a प्लस बी 15 आनी चाहिए, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हमें a और b निकालने के लिए बोला गया था, तो a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 8, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन रूट कंडीशन का दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। लेट द इक्वेशंस ax² plus bx plus c is equals to 0 and ax³ plus 2bx² plus 3cx plus d is equals to 0 has a common non-zero root. Then find required condition. ठीक है, सोल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मान लिया ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूट मान लिया अल्फा और बीटा है। ठीक है, और ax³ प्लस 2bx² प्लस 3cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, इसके जो रूट्स हैं ठीक है, यहाँ पे भी पहले तो 0 ही आएगा। अल्फ़ा गामा बीटा है इसके रूट्स, और इसके रूट अल्फ़ा गामा डेल्टा है। यहाँ बीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने बोला कि इन दोनों में एक कॉमन रूट है, तो मान लिया वो कॉमन रूट अल्फ़ा है, तो बाकी रूट तो जनरल केस बनाने के लिए स्पेशल केस थोड़ा ले सकते हैं, जनरल केस बनाने के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यू मस्ट अप्रिशिएट कि अगर मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कोई भी कॉम्बिनेशन लिया, तो उस कॉम्बिनेशन का एक रूट तो अल्फ़ा हो गई होगा। तो हमने क्या किया, वापस एक्स से छुटकारा पाने के लिए पहली इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई किया और दूसरी इक्वेशन में से घटा दिया। चलो भाई प्रॉपर्ली लिख ही लेते हैं। ये ठीक है, हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन माइनस एक्स टाइम्स पहली इक्वेशन, दिस विल गिव यू, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके ऐसे घटा दिया, तो ax³ कैंसिल हो जाएगा, 2bx² माइनस bx² विल बी bx², 3cx माइनस cx विल बी
2cx प्लस डी बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन है ये तो पहली दो इक्वेशन का एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसका एक रूट इसका भी अल्फ़ा रहेगा। क्यों अल्फ़ा रहेगा? वेरी सिंपल, अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट टू इक्वेशंस का रूट है, तो अल्फ़ा रखने पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अल्फ़ा इसका भी रूट है, और जो एक रूट आएगा वो इन सब से अलग आएगा, मान लिया ईटा। ठीक है, एक तो कॉमन रूट आएगा ही आएगा और एक रूट एक्स्ट्रा आएगा अलग से। ये क्वाड्रेटिक है तो दो रूट तो हो गई होगा ये। ठीक है, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो उसने बोला कि कंडीशन बताओ, तो यहाँ तो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक था, तो डायरेक्टली तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी कंडीशन लगा दें। बट अब क्या हो गया कि थर्ड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। देखो जो थर्ड इक्वेशन आया वो फर्स्ट टू के कॉम्बिनेशन से ही आया है। ठीक है, तो अगर थर्ड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो हम सिंपली कॉमन रूट कंडीशन लगा सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में इट विल इंश्योर बाय इट्स ओन कि उसमें भी कॉमन रूट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मतलब नाउ एज 1 and 3 हैज़ ए कॉमन रूट, hence we can apply common root condition। ठीक है, that will give you, अगर हम common root condition लगाएं पहले और तीसरे के ऊपर तो ऐसे आ जाएगा, कॉर्नर वाले AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC माइनस B स्क्वायर इंटू BD माइनस 2C स्क्वायर। ये ठीक है, ये कॉमन रूट कंडीशन जो याद रखने के लिए बोला गया था वहीं से आ रहा है, ये आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया जो चाहिए हमें। ठीक है, तो दिस वाज थर्ड क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says, let the equation 3x square plus 5x plus 12 is equals to 0 and 6x square plus alpha x plus beta is equals to 0 has a कॉमन रूट। ये ठीक है, देन फाइंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉमन रूट है, तो फिर हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। ये ठीक है, अल्फा और बीटा आर रियल नंबर्स, तो अल्फा और बीटा की रियल वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे करेंगे कि ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम सोचेंगे क्या चल रहा है, तो अगर हमने किसी भी इक्वेशन पे कॉमन रूट कंडीशन लगाया तो कॉमन रूट कंडीशन से तो बेसिकली एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब उस इक्वेशन का क्या करें, उससे तो थियोरेटिकली एक वेरिएबल सॉल्व होगा एक इक्वेशन से। यहाँ तो दो दो वेरिएबल हो गए अल्फा और बीटा, तो एक तो हमारे दिमाग में ये थॉट जाना चाहिए कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होगा क्वेश्चन में, और कुछ भी होगा जिससे दूसरा इक्वेशन बनना चाहिए और जिससे दो वेरिएबल सॉल्व हो पाए। तो वो एक्स्ट्रा क्या है? वो एक्स्ट्रा ये है कि फर्स्ट इक्वेशन जो है ये ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो बी स्क्वायर माइनस 4AC क्लियर कट नेगेटिव है। तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट इक्वेशन हैज़, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका क्या हो गया, इमेजिनरी रूट। फर्स्ट इक्वेशन हैज़ इमेजिनरी रूट्स। दिस इम्प्लाइज कि जो कॉमन रूट है वो इमेजिनरी है। ठीक है, दिस इक्वेशन, दिस इम्प्लाइज कि सेकेंड इक्वेशन हैज़ एन
इमेजिनरी रूट, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है अल्फा और बीटा वो रियल बोल रखे हैं, सो दिस वुड इम्प्लाई कि सेकंड इक्वेशन विल हैव imaginary roots in conjugate pair, क्योंकि अगर कोफिशिएंट रियल है तो जो नॉन रियल रूट है वो पेयर में आता है, ठीक है, इसलिए ऐसे आएगा। अब इसके अंदर अगर रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में है तो फर्स्ट इक्वेशन में कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे, सो दिस इम्प्लाइज बोथ roots of first equation and second equation are in common। ये ठीक है, both roots of the equation are in common। तो अगर दोनों इक्वेशन कॉमन है तो जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ाया था उसका मतलब क्या है कि वी कैन कंपेयर कोफिशिएंट्स। अगर दोनों रूट, देखो अगर एक रूट कॉमन है तो हम CRC लगाते हैं, कॉमन रूट कंडीशन। अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो फिर हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, 6x² प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो गया। 3x² प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन हो गया। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट विल गिव यू 6/3 अल्फा अपॉन 5 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 12, तो 3 × 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 आ गया एंड बीटा इज इक्वल टू 24 आ गया, ठीक है। जब हम ये क्वेश्चन ऑफलाइन में बच्चों को देते हैं क्लास में, फिजिकल क्लास में, तो बहुत सारे बच्चे ये आंसर निकाल लेते हैं तुरंत ही, ठीक है, मे बी 2 मिनट में, बट उन्हें ये लॉजिक नहीं पता होती कि कर क्या रहे हैं ये, ठीक है। वो बोलेंगे CRC लगा रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा तो कंपेयर कर लिया, ये तो कोई लॉजिक नहीं हो। क्यों कंपेयर कर लिया भाई? कंपेयर करने के लिए तो उसके पीछे बहुत सारी और भी चीज़ें हमें चाहिए। तो आंसर मैच कराने से नॉट ए बिग टास्क, आई शुड ऑल्सो नो द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। मतलब किसी भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा थोड़ा है कि जब भी हमारा मूड किया और हमने कोफिशिएंट उसके कंपेयर कर लिए। कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए सर्टेन कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे इस वाले केस में वो कंडीशंस क्या है कि इक्वेशंस के दोनों रूट कॉमन होने चाहिए, तभी कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कोई भी क्वाड्रेटिक में कंपेयर कर लिया तो फिर कॉमन रूट कंडीशन कब लगाएंगे? तो यही सब डिपेंड करता है थ्योरी के ऊपर कि हमें कितना थ्योरी समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव टू थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का मतलब क्या है? ये क्वाड्रेटिक वाले रिजल्ट का जनरलाइजेशन हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो 2 के लिए वैलिड था, अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ये कितने भी डिग्री का इक्वेशन आ जाए उसी के ऊपर यही सारे रिजल्ट्स हो गए, ठीक है। तो चलो करते हैं भाई। कंसीडर plus and so on consider this where an minus 1 an minus 2 and so on up till a1 comma a naught are constant, ठीक है। ये सारे कांस्टेंट है। तो बेसिकली अब जो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था ऑलमोस्ट वो सारी पॉइंट एज इट इज़ क्लोन हो जाएंगे, ठीक है। तो आ गया हमारा नोट 1। नोट 1 क्या है? इफ़
1 is satisfied for more than, if 1 is satisfied for more than n values of x, if it is satisfied for more than n values of x, ये ठीक है, then अब देखो इसमें अगर x रेज़ टू n लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर जो है वो n है, तो इसके तो एग्जैक्टली n रूट्स होने चाहिए, ये ठीक है, अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो। बट अगर इसने ये बोला है कि ये तो n से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि फिर ये n डिग्री का इक्वेशन नहीं है, ये ठीक है। वही क्वाड्रेटिक में हमने बोला था कि अगर कोई भी ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसा इक्वेशन 2 से ज़्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए तो फिर तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा और वो हमेशा सेटिस्फाई रहेगा, क्योंकि सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। तो उसी पॉइंट के विज़ ये पॉइंट है, उसी के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है कि देखो हाईएस्ट एक्स रेज़ टू n तक जा रहा है, बट अगर ये n से ज़्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि फिर ये आइडेंटिटी हो गया और x की सारी वैल्यू के लिए सही है, n values of x, then it is an identity in x and is true for all x, ठीक है, and then it is true for all x ऑल्सो, मतलब वो जो ऑल एक्स है वो रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं, सबके लिए सही है। ऑल्सो इन दिस केस सारे कोफिशिएंट 0 होंगे, एंड a1 all coefficients will be 0, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। नोट 2, इफ an इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो उसका मतलब कि एक्स रेज़ टू n का टर्म तो इसमें रहेगा, फिर उसके अलावा बाकी कोई टर्म बचे ना बचे, फिर तो ये nth डिग्री की इक्वेशन हो गई, और अगर ये nth डिग्री का इक्वेशन हो गया तो इसके एग्जैक्टली n रूट्स आएंगे, देन it will have exactly n roots। अब वो जो n रूट्स हैं वो रियल या इमेजिनरी हो सकते हैं, उसका कुछ नहीं कह सकते। देन इट विल हैव एग्जैक्टली n रूट्स, ये ठीक है, चाहो तो लिख लो रियल और इमेजिनरी, और मान लिया वो जो n रूट्स हैं से वो x1, x2, x3 ऐसे करके n रूट्स हैं अप टिल x है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक की तरह ही नोट 3, अगर क्वाड्रेटिक में मैंने को रूट पता लग गया कि अल्फा और बीटा है तो हमने बोला था कि उस क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो उसी को एक्सटेंड कर दिया। नाउ फॉर नोट 2, ठीक है, मतलब ए एन 0 नहीं है इसी वाली कंडीशन के लिए, नोट 2 वाली कंडीशन के लिए ए एन 0 नहीं है और रूट्स x1 से लेके xn तक है। अगर ऐसे है तो फिर जो भी nth डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा जा रहा है प्लस an माइनस 2 एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन अप टिल a नॉट, इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। a मतलब हाईएस्ट कोफिशिएंट, यहाँ पे वो an हो गया, इंटू x माइनस पहला रूट इंटू एक्स माइनस दूसरा रूट एंड सो ऑन अप टिल x माइनस nth रूट, ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, ये एक आइडेंटिटी हो गया और x की सभी वैल्यू के लिए सही है। इट इज एन आइडेंटिटी एंड इज वैलिड फॉर ऑल x। ठीक है, इस वाले x में x इमेजिनरी भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि रियल हो। रियल नॉन रियल सबके लिए लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करें, राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करें, एक ही बात आएगी ये। ठीक है, अब नोट 4 क्वाड्रेटिक में क्या है, क्वाड्रेटिक में अगर दो रूट दे रखा है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। तो अगर हमने दो रूट दे रखा है अल्फा बीटा, तो अगर हमने एक एक करके जोड़ा, मतलब एक एक रूट लेके जोड़ा, तो दो ही रूट है तो अल्फा प्लस बीटा का टर्म आ जाएगा। अगर दो दो रूट करके जोड़ा तो अल्फा और बीटा से एक ही टर्म बनेगा, बस अल्फा बीटा। अब nth डिग्री का जो इक्वेशन है उसमें उस तरह की बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, उसी पे आ गए। सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, मतलब इसने क्या बोला कि सम ऑफ द रूट्स एक एक करके रूट्स ले लिए, उनको जोड़ लिया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन, कितने सारे के सारे रूट प्लस xn विल बी माइनस बी बाई ए होता है क्वाड्रेटिक में। तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है कि जो भी इक्वेशन है, ठीक है, जो भी ये फर्स्ट इक्वेशन है माइनस बी बाई ए तो हो गया उसमें हाईएस्ट कोफिशिएंट, तो वो तो यहाँ पे ए एन हो जाएगा, और बी हो गया उससे अगले वाला, तो उससे अगले वाला यहाँ पे ए एन माइनस वन है, तो उसी लाइन पे इट विल बी ए एन माइनस वन अपॉन ए एन। ठीक है, फिर अगर हमने बोला सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, मतलब रूट्स को दो दो करके ले लिया, तो दो दो करके लेंगे तो देखो x1 के साथ x2, x1 के साथ x3, ऐसे जितने भी टर्म्स बन जाएं सारे टर्म्स बना लिए, उनका सम क्या होगा। तो अब देखो एक पैटर्न है, पैटर्न क्या है कि जैसे ये वाला है ना ए एन माइनस वन अपॉन ए एन, मतलब सेकेंड कोफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोफिशिएंट, तो जितने भी आगे लिखे जाएंगे सब के डिनोमिनेटर में ये ए एन तो रहेगा ही रहेगा। क्वाड्रेटिक में बोले तो माइनस बी अपॉन ए लिखो या सी अपॉन ए लिखो, डिनोमिनेटर में ए तो आता ही है, हाईएस्ट कोफिशिएंट, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ऊपर वाला कोफिशिएंट है वो एक एक आगे खिसकता जाएगा, कि पहले ए एन माइनस वन आया, दूसरी बार ए एन माइनस टू आएगा, तीसरी बार ए एन माइनस थ्री आएगा एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो साइन है, जैसे यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आएगा, तो ऑल्टरनेट माइनस प्लस चलेगा। तो जैसे माइनस बी बाई ए और सी बाई ए में एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, तो वहाँ तो दो ही टर्म था, यहाँ पे तो ऐसे एन टर्म्स आएंगे, मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, फिर हम बोलेंगे सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, थ्री एट ए टाइम, फोर एट ए टाइम, ऐसे करके आगे चलता जाएगा। तो ऑल्टरनेट माइनस प्लस आता रहेगा, तो यहाँ प्लस आएगा, तो फिर अगेन सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 at a time, that would be equals to तीन रूट x1 x2 x3 प्लस x1 x2 x4 प्लस ऐसे करके जितने टर्म्स आ जाए, that will be equals to माइनस आएगा ऑल्टरनेट, न्यूमरेटर में ए एन माइनस वन आया, ए एन माइनस टू आया, फिर ए एन माइनस थ्री आया, होल डिवाइडेड बाई ए एन, ऐसे ही चलता जाएगा बस। तो ऐसे मतलब 3 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम, 5 एट ए टाइम, फिर ऐसे चलते चलते लास्ट में आएगा n एट ए टाइम, मतलब हम क्या लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स टेकन n एट ए टाइम। अब n ही रूट्स हैं और n टर्म्स को हमने उठा लिया, तो एक ही टर्म बनेगा x1 से xn तक का, वो जो एक टर्म आएगा वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा। ठीक है,
तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से आगे चलता जाएगा ऐसे करके। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू, देखो दो चीज़ें, एक तो प्लस माइनस में से क्या आएगा, फिर डिनोमिनेटर में तो हमने बताया सभी जगह हाईएस्ट कोफिशिएंट ए एन आया, न्यूमरेटर में एक एक आगे खिसकते गए, तो एक एक अगर आगे शिफ्ट होते रहे तो प्रोडक्ट में यहाँ तक आ जाएंगे कांस्टेंट टर्म जो है ना, तो वो न्यूमरेटर में कितना आएगा ए नॉट। और प्लस माइनस का क्या है, हमने माइनस से चालू किया है एंड ऑल्टरनेट प्लस माइनस में जा रहे हैं। तो जब हम बोलेंगे सम ऑफ द रूट्स टेकन एन एट ए टाइम, तो कौन से साइन पे पहुंचेंगे, प्लस पे या माइनस पे, तो क्लियरली दैट डिपेंड्स अपॉन एन कि वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो प्लस पे पहुंचेंगे, अगर ऑड है तो माइनस पे पहुंचेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि बाहर यहाँ पे जो माइनस या प्लस लगाना है तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाना है। तो एक तो हम कंडीशन वो इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इफ़ एन इज़ इवन देन टेक नेगेटिव साइन, इफ़ एन इज़ ऑड, सॉरी, इफ़ एन इज़ इवन देन टेक पॉजिटिव साइन, इफ़ एन इज़ ऑड देन टेक नेगेटिव साइन, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा, इसी बात को मैथमेटिकली कैसे अचीव कर सकते हैं कि हम लिख दें -1 रेज़ टू पावर एन। अब इसमें क्या होगा, एन इवन और ऑड, लेट मी राइट इट क्लियरली, तो इसे -1 रेज़ टू पावर एन इनटू दिस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। एन इवन होगा तो प्लस का साइन आ जाएगा अपने आप, ऑड हो जाएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, तो कर लेते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 1 रहने दिया, फॉर एग्जांपल बोल दिया, मान लिया क्यूबिक है, x³ 2x³ प्लस 4x² प्लस 9x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। मान लिया इसके रूट्स कितने, अल्फ़ा बीटा गामा। तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, तो एक एक रूट लेके जोड़ दिया, 2 एट ए टाइम, दो रूट लेके जोड़ दिया, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। 3 एट ए टाइम, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही टर्म आएगा, इक्वल्स टू, तो ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, ये ठीक है। फिर हाईएस्ट कोफिशिएंट से अगला कोफिशिएंट 4 अपॉन हाईएस्ट, फिर उससे अगला 9 अपॉन हाईएस्ट, फिर उससे अगला, तो वो -11 है अपॉन हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना है 2, x³। तो x³ जो कोफिशिएंट होगा वो तो हमेशा डिनोमिनेटर में ही आएगा, तो ये कितना हो गया -2, ये हो गया 3/2 एंड दिस विल बिकम 11/2, ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ये 3rd डिग्री का इक्वेशन हो गया। और एक और बड़ा ले लिया, चलो 4 डिग्री का इक्वेशन ले लिया, तो ठीक है, इसका रूट मान लिया अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा हो गया। तो क्वाड्रेटिक में जैसे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा c/a, उसी की लाइन पे ये लिखा जा रहा है। तो उसी की लाइन पे इसमें क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7, सॉरी ये क्या लिख दिया, हाँ, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा विल बी -7 अपॉन 5 विच इज़ 7/5। फिर दो करके, अब दो करके कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा के साथ बीटा लिया, अल्फ़ा के साथ गामा लिया, अल्फ़ा के साथ डेल्टा लिया, तो दो करके ऐसे टर्म बनेंगे, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा डेल्टा, ये कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या किया कि अल्फ़ा वाला छोड़ के अब बीटा से आगे, बीटा के साथ हमने वापस अल्फ़ा नहीं लिया क्योंकि अल्फ़ा के साथ बीटा तो आ ही चुका है। अब बीटा के साथ गामा, बीटा के साथ डेल्टा, तो बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा विल बी
अगला कोफिशिएंट, तो इसके अगला कोफिशिएंट क्या है, एक तो ऑल्टरनेट माइनस प्लस वाला तो प्लस रहेगा, ठीक है, तो यहाँ तो प्लस साइन आएगा, बट अगला कोफिशिएंट में माइनस है तो -8/5, तो वो -8/5 ही रहेगा। तो है क्या 1 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, अब 3 एट ए टाइम। 3 एट ए टाइम क्या क्या आ जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा डेल्टा, अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, ये आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू, फिर माइनस आएगा, उससे अगला कोफिशिएंट, तो 7 - 8 से अगला कितना हो जाएगा 11 अपॉन हाईएस्ट कोफिशिएंट, तो ये आएगा 5, ठीक है। एंड सम ऑफ द रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम। 4 एट ए टाइम का मतलब क्या, 4 ही रूट्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो दैट विल बी अगले वाला कोफिशिएंट, इस बार प्लस के साथ आएगा, तो ये शायद 13 लिखा है, तो आ जाएगा 13/5, बस ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट नोट, इफ कोफिशिएंट्स आर रियल देन imaginary roots occur in conjugate pairs, ठीक है। अगर कोफिशिएंट रियल हैं तो जो इमेजिनरी रूट हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में ही आएगा, जैसे जो क्वाड्रेटिक में होता है। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि अगर मान लिया कोई ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। अब ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होगा कि जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो तो क्लब होते चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम सब रूट को क्लब कर लें तो वो तो डिपेंड करता है कितने इमेजिनरी रूट है, एक रूट तो फिर भी बच जाएगा विदाउट क्लबिंग। तो अगर कोई और डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स रियल हैं तो उसमें पक्की बात है कि एक रूट तो रियल आएगा ही आएगा, ये ठीक है। इफ़ कोफिशिएंट्स आर रियल देन इमेजिनरी रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, दिस इम्प्लाइज इफ कोफिशिएंट्स आर रियल then number of imaginary roots will be even. The number of imaginary roots will be even. नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया इसी का, मतलब यहीं से ड्रॉ हो रहा है, यहीं से इसको कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका भी नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, हैंस एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। रियल कोफिशिएंट बोलना जरूरी है, अगर कोफिशिएंट रियल नहीं है तो फिर कुछ ज़रूरी नहीं कि कॉन्जुगेट पेयर में आए, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स विल हैव ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो फिर उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स आएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हैंस विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, तो ऐसी इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट आएगा। ऑड नंबर ऑफ रियल रूट है तो एक तो हो गई होगा,
तो 1 या 3 या 5 ऐसे करके आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन कितने डिग्री का है, उतने तक जा सकता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कुछ नहीं, एक छोटू क्वेश्चन लिख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। हाउ मैनी रियल रूट्स द इक्वेशन where A, B, C, D belongs to R. How many real roots the equation can have? ठीक है, A ऑप्शन मान लिया, दो, B 3, C 5, D 7, E मान लिया 1। ठीक है, अब देखो इसमें ABCD क्या बोला है? रियल। ठीक है, ABCD रियल होने का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट्स रियल हैं। तो जो बात चल रही थी कि इमेजिनरी रूट पेयर में ही आएगा। ठीक है, इमेजिनरी रूट पेयर में आएगा तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट इवन होगा, तो नंबर ऑफ रियल रूट ऑड होगा। तो 2 तो हो ही नहीं सकता, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो ही नहीं सकता क्योंकि डिग्री 5 है इसकी, तो 5 से ज़्यादा रूट आ ही नहीं सकता, और 1 भी आ सकता है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रियल रूट कितने आ सकते हैं? 1 और 3 और 5, इतना ही आ सकता है बस। ठीक है, क्वेश्चन 2। Can a cubic equation चलो ये छोड़ते हैं। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। इफ वन रूट ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, if one root of this is irrational, then it will have one more irrational roots where A, B, C, D belongs to rational। क्वाड्रेटिक में हमने वैसे ये बोला था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स रियल हैं, अगर उसके कोफिशिएंट्स रियल हैं तो इमेजिनरी रूट कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। ठीक है, ये वाली बात जो है वो जनरलाइज भी कर सकते हैं, वो कितने डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन के ऊपर वैलिड है। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक में हमने ये बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स रैशनल हैं, ठीक है, तो अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 आए तो दूसरा रूट कितना आएगा? 2 माइनस रूट 3। सही है। तो ये जो दूसरी वाली बात है ये जनरल वे में सही नहीं है। मतलब जनरल वे का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलें कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर हैं तो इर्रेशनल रूट पेयर में आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे तो ये यही बोला है कि एक रूट इर्रेशनल है और कोफिशिएंट्स रैशनल है तो दूसरा रूट भी रैशनल होगा, ये बात ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका सल्यूशन क्या होगा? फॉल्स। ये ठीक है, रीज़न क्या होगा? हम एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 7 will have exactly one real root which is irrational. एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू अगर मैंने 7 लिखा तो कोफिशिएंट्स तो इसमें पक्की बात है कि क्या है, रैशनल है, ये ठीक है, बट इसमें एक ही रूट इरेशनल आएगा एंड दैट इज 7 रेज़्ड टू पावर 1/3, ये ठीक है. अदर 2 रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है. अगर ऐसे लिखा है ना एक्स क्यूब माइनस 7 बराबर 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 7 रेज़्ड टू पावर 1/3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0. तो फिर हमने फॉर्मूला लगाया, तो एक तो आ जाएगा x माइनस 7 रेज़्ड टू पावर 1/3, ये तो हो गया x माइनस वाई, फैक्टराइज कर रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब को. दूसरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसके जो रूट हैं वो रियल हैं, इसके जो रूट हैं वो इमेजिनरी है. ये इमेजिनरी रूट है तो उसको रैशनल या इरेशनल ये सब नहीं बोल सकते. तो इस वाले केस में तो एग्जैक्टली एक ही इरेशनल रूट आया, तो ऐसा हो सकता है. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते इरेशनल रूट पेयर में आते पॉलिनोमियल पे, ये वाली बात सही नहीं है. बाकी जो ये हमने बोला था कि कोफिशिएंट रैशनल है तो इरेशनल रूट पेयर में आएंगे, ये बात सही है, ये बात चल जाएगी, ठीक है. हाँ, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, if an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus and so on has integral coefficients, that is a0, a1, a2 and dot 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 up till an are integers, then if this equation has a rational root p by q, ठीक है. मान लीजिए पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा है जिसके कोफिशिएंट इंटीजर हैं, ठीक है, और इस इक्वेशन का मान लिया एक रैशनल रूट है p बाई क्यू, ये ठीक है. ऑफ कोर्स p कॉमा q भी इंटीजर्स हैं. देन p मस्ट डिवाइड a0 एंड q मस्ट डिवाइड an, ठीक है. पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो जो सबसे राइट वाला कोफिशिएंट है वो तो मस्ट बी डिविजिबल बाई p, ठीक है, और जो सबसे पहला कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाई q. ये q से डिवाइड होना चाहिए, ये p से डिवाइड होना चाहिए, तभी चलेगा, वरना चलेगा ही नहीं. क्यों चलेगा? प्रूफ क्या है इसका, वो लिख लेते हैं. प्रूफ, अगर मान लिया p बाई क्यू रूट है तो सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन, तो आ जाएगा an x रेज़्ड टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन a1 p बाई क्यू प्लस a0 बराबर 0. So this will imply an p raised to power n plus
an-1 p रेज़ टू पावर n-1 प्लस एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा a1 पूरे को हमने क्या किया, q रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई किया है, मतलब एलसीएम लिया बेसिकली, q रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से तो चला जाएगा, यहाँ पे q आ जाएगा, अगले वाले में q स्क्वायर आ जाएगा, इसमें क्या होगा a1 p इंटू क्यू रेज़ टू पावर n-1 आ जाएगा, a0 के साथ q रेज़ टू पावर n आ जाएगा, ये आएगा इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन में बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है कि जो a0 है वो p से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, और दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि जो an है वो q से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब तुम देखो, इसको ऐसे देख सकते हो, an और p q ये सारे इंटीजर हैं, ठीक है। तो an इंटीजर, p इंटीजर, तो ये पूरा इंटीजर हो गया, ऐसे ये पूरा इंटीजर हो गया एंड सो ऑन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर टर्म में p आ रहा है, कम से कम एक p तो आ रहा है, p की पावर n, n-1, यहाँ पे भी एक p आ रहा है। तो उसका मतलब क्या है, दिस इज मल्टीपल ऑफ p। अगर p बाई क्यू इसका रूट है तो p बाई क्यू सेटिस्फाई करेगा। p बाई क्यू सेटिस्फाई करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर होना चाहिए। तो p के मल्टीपल को एक दूसरा p का मल्टीपल ही कैंसिल कर सकता है ना, ठीक है। तो अगर ये p का मल्टीपल है तो ये भी p का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये कैंसिल हो गया, 0 आ सकता है, वरना आएगा ही नहीं। तो दिस इम्प्लाइज दिस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ p, ठीक है। अब जब हमने रूट्स को बोला कि p बाई क्यू, तो उसको लोएस्ट फॉर्म में ले रखा है, मतलब जो भी कैंसिल हो सकता था हमने कैंसिल कर रखा है। तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि q इज़ नॉट डिविजिबल बाई p, q और p में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो अगर इस पूरे को p से डिविजिबल होना है और q हो नहीं सकता, तो a0 को ही होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज a0 मस्ट बी डिविजिबल बाई p, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, p मस्ट डिवाइड a0, ठीक है। अब सिमिलर लॉजिक से अगर हम यहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक चले जाएं, यहाँ तक, तो फिर इन सभी में एक एक q तो आ ही रहा है, तो ये q का मल्टीपल हो गया। तो उसका मतलब क्या है, जो सबसे पहला टर्म है an इंटू पी रेज़ टू पावर n, ये भी q का मल्टीपल होना चाहिए। और an इंटू पी रेज़ टू पावर n में p बेसिकली लोएस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो p और q में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये q का मल्टीपल p की वजह से तो नहीं आ सकता। तो अगर p की वजह से नहीं आ सकता तो an मस्ट बी डिविजिबल बाई q, तो an q से डिविजिबल होना चाहिए। तो सिमिलरली an मस्ट बी डिविजिबल बाई q, सेम लॉजिक, सिमिलर लॉजिक है मतलब। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा में थोड़ा बहुत ऐसे हो सकता है कि मान लिया अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखा है और क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, उसमें हिट एंड ट्रायल लगाना है, तो अगर उसके रैशनल रूट हैं तो रैशनल रूट हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल द रैशनल रूट ऑफ, ठीक है, मान लिया 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो p बाई क्यू में p हमने बोला था कि मस्ट डिवाइड 5, तो उसका मतलब क्या है कि जो p जो है वो 5 का डिवाइज़र हो गया, तो p की वैल्यू 1 और 5 हो सकती है, और q जो है वो 3 का डिवाइज़र हो गया, तो q की वैल्यू 1 एंड 3 हो सकती है। तो द रैशनल रूट ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी प्लस माइनस 5, मतलब p का तो वैल्यू 5 ले लिया, q का वैल्यू 1 ले लिया, और ऑफ कोर्स माइनस भी हो ही सकता है, और प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1/3 और प्लस माइनस 5/3, इतनी में से ही कोई रूट होगा। अब ये बोलने का फ़ायदा क्या है कि मान लिया मेरे को ये क्यूबिक सॉल्व करने के लिए बोला जाए, कुछ ज़रूरी नहीं कि रैशनल रूट होगा,
बट अगर मान लिया मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए, अगर सोल्यूशन चाहिए होगा तो पक्की बात है कि एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकल रहा होगा। तो अगर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए तो हम इन्हीं रूट में से ट्राई करेंगे कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे हमें 2 ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, हाफ ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को दिख रहा है कि वो रूट हो ही नहीं सकता। सही है। तो पी बाई क्यू में पी जो होगा वो तो हमने जो सबसे कांस्टेंट टर्म है, जो सबसे राइट वाला कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म, उसका कोई भी एक डिवाइज़र उठा लिया, और बाई क्यू जो होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट का कोई डिवाइज़र उठा लिया। तो ऐसे जितने भी टर्म्स बना सकते हैं सबको बना लिए, उन्हीं में से कोई ना कोई रूट होगा। तो अगर हिट एंड टाइमर को मानने तो इन्हीं में से किसी ना किसी रूट को हम ट्राई करेंगे। ठीक है।